अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। मैं हूं अब्दुल गफ्फार और जनाब बात करते हैं अब इस खबर की जिसने बड़ा तहलका मचाया है। दो खबरें जनाब पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई और गो कि आज अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान उसमें अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहा है, लेकिन कल ज़क्का साहब ने इस्तीफ़ा दिया और साथ साबिक कप्तान शुएब मलिक की जो दूसरी शादी खबर है उसने इस वक्त पाकिस्तान भारत में काफ़ी जो है वो तहलका मचाया हुआ। दोनों खबरें बात करेंगे, लेकिन पहले आपको पैकेज दिखाते हैं। ज़क्का साहब जिन्होंने कल रिज़ाइन किया, सरप्राइजिंगली एकदम से उनका रिज़ाइन सामने आया। इस पर रिपोर्ट देखिए, फिर आके बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, कल कमोबेश इसी वक्त हम बात कर रहे थे जब ये इजलास चल रहा था, तो उस वक्त क्या ये जो इस्तीफ़ा है ये एक्सपेक्टेड था, ये सरप्राइज न्यूज़ के तौर पर सामने आया? की जानिब से जो इस्तीफे का फैसला पहले ही कर लिया गया था और जैसे ही वो इजलास के लिए आए थे तो वहां पे मेंबरान जो मौजूद थे, जो एमसी के मेंबरान थे, तो उन्हें ऐसे ही लग रहा था कि ज़का अशरफ साहब मुस्ताफी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो इजलास के शुरू में ही अपनी जो टेन्योर के हवाले से अपनी जो अच्छी चीजें थी, अच्छी बातें थी, वो कहना शुरू कर दी थी। और उसके बाद जैसे इजलास खत्म हुआ तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया कि मैंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो ना खुश थे क्योंकि 16 जनवरी को आपको पता है कि कराची में एक जो गवर्निंग बोर्ड की तश्कील के हवाले से मीटिंग बुलाई गई थी, इजलास बुलाया गया था, लेकिन आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया था कि इनका इख्तियार नहीं है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील देना, तो इस वजह से वो रोक दिया गया था। उसके बाद जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ इस्लामाबाद गए थे और फवाद हसन फवाद से मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील देने से वो रोक दिया गया था। इस वजह से वो नाराज थे क्योंकि इख्तियारात कम कर दिए गए थे। और अब क्या होगा, क्योंकि अब तो 5 फरवरी तक ये मुद्दत थी, इंतखाबात 8 तारीख को हो रहे हैं। शायद निगरान हुकूमत ने पहले भी इनको हटाया नहीं था कि चलें नाम ने हटाया है नाम लगाएंगे, तो क्या अब भी ये सूरत रहेगी? तो अब ये क्रिकेट के मामला कैसे चलेंगे जब तक? जी, वजीर आजम पे मुनस्सर है, क्योंकि उनकी जानिब से नामजद किए जाएंगे। हो सकता है कि नई मैनेजमेंट कमेटी बना दी जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है उसमें एक शख्स शामिल कर लिया जाएगा और वो उसका सरबराह भी हो सकता है। तो अभी ये वजीर आजम पे मुनस्सर है, क्योंकि उनकी जानिब से तैनाती होती है। आपको भी बताया, जब तक बोर्ड ऑफ गवर्नर से तश्कील दे दिया जाता है, उसके बाद इलेक्शन नहीं होते, बाकायदा तौर पर चेयरमैन मुंतखब होता है, तो तब तक तो वजीर आजम की जानिब से नामजदगी की जा सकती है। ठीक है, एक और बड़ी खबर उस पर बात करें गुलाम मुर्तज़ा से, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक कप्तान है शुएब मलिक और जब सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की शादी भी तो बहुत बड़ी खबर थी। 2010 में बहुत ज़्यादा इसको कवरेज मिली, बहुत हाई प्रोफाइल शादी, लेकिन आज इसकी तस्दीक हो गई कि ना सिर्फ सेपरेशन हो चुकी है, बल्कि शुएब मलिक ने आज खुद सना जावेद, जो कि पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, उनके साथ शादी के न सिर्फ तस्वीर जारी की, बल्कि एक सरप्राइजिंग पोस्ट था जिसके ऊपर फिर एक वायरल समझ लें न्यूज़ बन गई। पाकिस्तान इंडिया दोनों में आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके बात करते हैं। शुएब मलिक के ट्वीट ने तहलका मचा दिया। शुएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद के साथ शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो ये खबर जंगल की आग की तरह पाकिस्तान और भारत में फैल गई। शुएब मलिक ने सना जावेद के साथ शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करके अल्हम्दुलिल्लाह तहरीर किया। इस खबर ने पाकिस्तान और भारत में तहलका मचा दिया है। डॉन न्यूज को जराये ने तस्दीक की है कि शुएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। पाकिस्तान और भारत के स्पोर्ट्स स्टार्स के दरमियान ये शादी 2010 में हुई थी। ताहम कुछ अर्से कबल दोनों के दरमियान इख्तिलाफात के बायस अलहदगी हो गई। शुएब मलिक इस दौरान अपने बेटे अजलान के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते रहे, लेकिन सानिया मिर्जा और शुएब मलिक ने तवील अरसे से सोशल मीडिया पर कोई मुश्तरका तस्वीर शेयर नहीं की। अदाकारा सना जावेद की भी ये दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी गुलकार उमैर जसवाल से अक्टूबर 2020 में हुई थी। गुलाम मुर्तज़ा जब शादी हुई तो जैसे मैंने कहा, आपको भी याद होगा कि बड़ी कवरेज मिली, बहुत ज़्यादा इसकी हाइप बनी। फिर इंडिया पाकिस्तान फैक्टर भी आप देख सकते हैं, दोनों स्पोर्ट्स के सुपरस्टार्स भी थे। आप इस तरह से जो कुछ हुआ, फिर जो आज हुआ, सरप्राइजिंग बिल्कुल पोस्ट लगा जिस तरह एकदम से तस्वीर आ गई, क्योंकि शायद मेरी इत्तला के मुताबिक शादी इसी हफ्ते हुई है, लेकिन तस्वीर अब शेयर हुई। सो अनदर सरप्राइज फॉर द स्पोर्ट्स लवर्स। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सेपरेशन की खबरें थी गर्दिश कर रही थी 1 साल से, और लेकिन बाकायदा तौर पर शुएब मलिक की जानिब से और सानिया मिर्जा की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई थी। तो बातें चल रही थी, लेकिन आज बाकायदा तौर पर शुएब मलिक की जानिब से अपनी दूसरी शादी के हवाले से जो पोस्ट भी कर दी, और पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात भी की जा रही है। तो 2010 की आप बात करें, बिल्कुल ऐसे ही था कि क्योंकि शुएब मलिक की जब शादी हुई थी दोनों सुपरस्टार थे, और ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंडियन मीडिया भी इसको बहुत ज्यादा कवरेज दे रहा था। सियालकोट में शादी हुई थी तो बहुत सारे अफराद जो थे वो लाहौर से ट्रैवल करके भी सियालकोट गए थे उसकी कवरेज के लिए, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात की जा रही थी। तो अभी भी उनकी दूसरी शादी के हवाले से बहुत ज्यादा बात की जा रही है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर आज ऐलान तो कर दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चंद रोज पहले ये
जो शादी है वो मुकम्मल हुई है और उसकी तस्दीक आज बाकायदा तौर पर उन्होंने की है शोएब मलिक ने ट्वीट के जरिए। ठीक है, जैसे आपने कहा कि अभी भी खामोशी है, चूंकि ऑफिशियली तस्दीक ना शोएब ना सानिया दोनों की तरफ से हुई है सेपरेशन की, लेकिन आपके पास भी खबर है, हमारे पास भी। तो क्या लगता है आपको ये कितने अर्से पहले ये सब हो गया था? क्योंकि शोएब मलिक जाते रहे हैं अपने साहबजादे अजलान के साथ जब उनकी बर्थडे हो या कोई फैमिली इवेंट हो, लेकिन बहरहाल हमेशा अलग अलग दिखाई दिए। सो बहरहाल किसी की शादी जो एक पर्सनल मामला है और थोड़ा सा दुख की बात भी है जो ये सब कुछ हुआ, लेकिन लगता है कि जैसे 1-2 साल से ये मामला चल रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी खबरें इंडिया से भी चल रही थी और पाकिस्तान से भी चल रही थी, और वो यही था साल पहले से तकरीबन जो सेपरेशन हो चुकी थी, लेकिन बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया था और कुछ बात भी की जा रही थी कि शायद कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कुछ प्रोग्राम के हवाले से, तो अभी भी उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर तस्दीक नहीं की गई, लेकिन दूसरी शादी कर ली गई है। ये शोएब मलिक ने उसकी तस्दीक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक आएंगे तो ज़क्का अशरफ के इस्तीफे के बाद अब पाकिस्तान के कोचेज, सिलेक्टर्स, कप्तान और सारे मामला का क्या मुस्तकबिल होगा, मिर्ज़ा इकबाल बेग से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। तो कल हमारे शो में मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हिंट दिया था कि हालात सही दिखाई नहीं दे रहे, जो इजलास है वो भी जो है उसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। उससे पहले आईपीसी मिनिस्ट्री ने भी कुछ ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया था। इकबाल साहब इस्तीफ़ा आ ही गया, लेकिन बड़ा कंट्रोवर्शियल दौर, आपका ट्वीट भी मैं पढ़ रहा था कि वन ऑफ द वर्स्ट पीसीबी जो एक दौर है जिसमें शामिल कर सकते हैं। आपकी सर राय क्या, और ये आखिर में इस्तीफ़ा अचानक? बिल्कुल अब्दुल गफ्फार, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ऐसा दौर था कि जिसमें ऐसे फैसले किए गए कि जिस पर पाकिस्तान की बड़ी जगहसाई हुई, और उसके बावजूद ज़क्का अशरफ साहब बरहमान रहे 5.5 माह तक। और जो वहाँ हुआ, यानी कि 16 तारीख को इन्होंने मीटिंग कराची में बुलाई थी, 17 को इन्हें तलब किया गया आईपीसी मिनिस्ट्री में। वहाँ आईपीसी मिनिस्टर फवाद हसन फवाद ने इनको ग्रिल किया और इनको कहा कि जो आपका काम था कि आप इलेक्शन कराएं, डे टू डे अफेयर्स देखें, आप तो T10 लीग कराने जा रहे हैं, आप गवर्निंग बोर्ड अब बनाने जा रहे हैं, जबकि 4 फरवरी को आपकी मियाद खत्म हो रही है। तो बहुत इनके साथ वहां पर उन्होंने यही कहा, जिसकी वजह से ज़क्का अशरफ दिल बर्दाश्ता हो गए। और ज़क्का अशरफ ने कल का पूरा दिन लिया, उन्होंने परसों का उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से सर्वाइव किया जा सके, लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत थी अब्दुल गफ्फार, वो ग्रेजुएट की डिग्री ना होने की शर्त थी। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आईन में ये लिखा हुआ है कि पीसीबी का चेयरमैन कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सियासी तौर पर ज़क्का अशरफ साहब ने बड़ी हाथ पांव मारे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर बिलाखिर मजबूर होकर उन्होंने कल इमरजेंसी में इजलास बुलवाया मैनेजिंग कमेटी का, और उस इजलास के बाद उन्होंने कहा कि जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा, मेरे जराये बताते हैं कि हुकूमत हमें काम नहीं करने दे रही। तो जब आपको 5 जुलाई को नॉमिनेट किया गया था, तो क्या करने के लिए नॉमिनेट किया गया था कि आप इलेक्शन कराएं और गवर्निंग बोर्ड तश्कील दे। आप 5.5 माह बैठे रहे, तो अब लाजिमी बात है ये तो होना ही था जो उनके साथ हुआ है। इकबाल भी इस्तीफा तो उनका आ गया, लेकिन वो जो सारे डिसीजन ले लिए गए, यानी कि कोचेस तब्दील, इसी तरह कप्तान तब्दील, चीफ सेलेक्टर तब्दील, इंक्वायरी इंज़मामुल हक के खिलाफ, फिर जो इसी तरह बहुत सारे दीगर मामलात हैं, असर वो जो डैमेज हुआ, वो जो चेंजेस थी, चले डैमेज भी नहीं बोलते, चले हम डिस्कशन में सिर्फ अगर ये कहें कि उन्होंने जो सारे डिसीजन लिए सर वो तो हो गए ना, उसको हम कैसे ठीक करेंगे? क्या अब मैं कह सकता हूँ कि डैमेज ऑलरेडी डन? बिल्कुल, उसको ठीक करेगा नया कोई जो इलेक्टेड चेयरमैन आएगा, जो मैंडेट के साथ आए, जो 3 साल के लिए चेयरमैन बने। अभी तो फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एडवोकेजम ही है ना। शाहबावर साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने चार्ज लिया है, लेकिन 8 फरवरी को जो इलेक्शन अगर पाकिस्तान के होते हैं, उसके बाद जो नई हुकूमत आती है, तो फिर उस सूरत में जो नया चेयरमैन आएगा, मुझे तो लग रहा है कि इनके सारे फैसलों को नलीफाई करेगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बादशाह सलामत का दौर था, हर एक को नवाजा। ज़क्का अशरफ शरीफ आदमी थे, पैसे उनको वो पैसों की लालच नहीं थी, क्योंकि वो खाते पीते थे, लेकिन उन्होंने जो फैसले किए वो ऐसा लग रहा था कि उनको क्रिकेट से बिल्कुल नाबलद है, और उनके साहबजादे खान मोहम्मद अशरफ उनको चला रहे थे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और फिर वो पता है आपको कि वो स्टेडियम में कराची, लाहौर, रावलपिंडी के स्टेडियम में वो जॉइंट स्कोर बोर्ड भी लगाने के चक्कर में थे, नए लगाने के चक्कर में, उसमें भी किक बैक था। और भी उसके अलावा वो लाइट्स वगैरह का चक्कर था, लाइट्स भी चेंज करने के चक्कर में थे। बहुत सारी चीजें थी, तो उसकी वजह से भी उनकी पोजीशन खराब हुई, उनकी रेपुटेशन डैमेज हुई। और फिर खिलाड़ियों को जो एनओसी देना, जो एक उन्होंने लाइन टोकी थी कि एक प्लेयर जो है पीएसएल के अलावा 2 शॉर्टर वर्जन ऑफ लीग खेलेगा, 2 T20 लीग खेलेगा, उस पर भी तनकीद हो रही थी।
हफीज को लेकर आए, हफीज ने टीम का माहौल खराब कर दिया। तो बहुत सारे फैसले थे प्रकाश के, जब वो अकेले घर में बैठेंगे ना लाहौर कैंट में, तो फिर यकीनन इन फैसलों पर जरूर गौर करेंगे। एक बार भी ये भी तस्वीर फरमा दीजिएगा, बल्कि गाइड कर दीजिएगा कि नई गवर्नमेंट के आने से पहले आपको लगता है कि मुनासिब होगा कि ये जो इंटरिम सेटअप है ये फैसला करे, चूंकि अगर गवर्नमेंट, हमें नहीं पता किसकी बनेगी इंतखाबात के बाद, फिर कोई तब्दीली ना हो, तो क्या कायम मकाम सेटअप सही रहेगा आपके ख्याल में? देखिए, फिलहाल तो क्रिकेट के मामला चलाने हैं ना, शाह बाबर साहब को इतना तजुर्बा तो नहीं है, वो तो कानूनदा हैं, वो तो लॉयर हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने, कौन चलाएगा, कैसे चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि ज़का अशरफ की जगह फिल की जाएगी, क्योंकि वजीर आजम के 2 नॉमिनीज होते हैं, एक मुस्तफा रमजे थे, एक ज़का अशरफ थे। ज़का अशरफ चले गए तो अब उनकी जगह कोई एक और आएगा, और फिर उसके बाद ये सूरत हाल को भापेंगे। अभी 2 हफ्ते का वक्त है इलेक्शन में, बाद लोग कह रहे हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, नहीं होते, सारी चीजें उस तनाजुर में ये बैठकर हल करेंगे। अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन नहीं होते पाकिस्तान के, तो फिर क्रिकेट बोर्ड में ये जरूर इलेक्शन करा के क्रिकेट बोर्ड को सही सम पे गामजन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप होने वाला है इसके बाद। T20 वर्ल्ड कप है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, PSL है। ठीक है सर, चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल में मिली हुई है, सारी सूरत हाल में दुनिया में किस तरह देख रही होगी? ठीक है, ज़का अशरफ साहब के फैसले ठीक नहीं थे, नजम सेठी साहब के फैसलों पर भी इतराज़ होता है, लेकिन जो एक साल में पूरा ये तमाशा होता रहा, इसने पाकिस्तान क्रिकेट की साख को कितना मुतासर किया है? बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। पाकिस्तान क्रिकेट जो थी, जो रेपुटेशन थी, वैसे ही आपका ICC में कोई आपका हमनवा नहीं है जो आपको सपोर्ट करे, पहले ही आप तन्हा थे। अब इन फैसलों से लोग कहते हैं कि जनाब 22 दिसंबर 2022 के बाद से 3 चेयरमैन आ चुके हैं, रमीज राजा, नजम सेठी, ज़का अशरफ, अब एक और आने वाला है। तो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इंस्टेबिलिटी है नहीं, पॉलिटिक्स का अमल दखल है, सियासी बुनियादों पर तकर्रुर अगर होगा तो फिर यही हाल होगा। तो मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान की बहुत जग हटाई हुई है, और कोई अब हमें इतना सीरियस भी नहीं ले रहा जितना बैनुल अक़वामी सतह पर लोग सीरियस लेते हैं। वो कहते हैं ये तो आपस के मामलात में निपटे रहते हैं, क्या कभी कोच बदल जाता है, कभी गैर मुल्कियों को बुलाकर भगा देते हैं, कभी ये चीफ सेलेक्टर बदल जाता है, कभी चीफ सेलेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, कभी जो खिलाड़ियों के एजेंट्स हैं उनको बदनाम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिससे बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट की साख को बहुत नुकसान पहुंचा है। इकबाल भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से नालात में आपको पाकिस्तान में होती है दिखाई दे रही है, तैयारी हमारी कोई नहीं है, जो नए चेयरमैन आएंगे बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगी? बिल्कुल, मुझे उम्मीद तो है, एक बड़ा मेगा इवेंट है। 2008 में पाकिस्तान ने जो है वो एशिया कप की मेजबानी की थी, उसके बाद से पाकिस्तान को कौन सा बड़ा इवेंट मिला? तो 16-17 साल के बाद जब आपको 17 साल के बाद इवेंट मिलेगा, तो डेफिनेटली ये 2024 में जो भी नया सेटअप आए, एक परमानेंट सेटअप आए। ये ना हो कि डे टू डे बेस टेम्पररी आर्जी सेटअप आए। आर्जी सेटअप आएगा तो यही हाल होगा जो ज़का अशरफ साहब ने किया। कोई परमानेंट सेटअप आए जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो, ऐसे लोग गवर्निंग बोर्ड में आए, रीजन्स के या इदारों के जो बोलना जानते हो। ये ना हो कि रबर स्टैंप हो, जो का सरे तस्लीम कम कर दिया। उसी सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती है। सर, क्राइस्टचर्च में मौजूद पाकिस्तान टीम जिसको कल 5वां T20 खेलना है, जब रात में कल डिसीजन आया तो बहुत रात हो गई होगी, शायद वहाँ पर खिलाड़ी सो गए होंगे, जब उठे होंगे तो इस खबर का क्या रिएक्शन होगा? पहले सर 4-0 है, इससे बड़ा एक और मोरल डाउन होगा। पहले ही मोरल डाउन है और इस खबर के आने से और मोरल डाउन होगा, और हर कोई अब अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में लग जाएगा। आप देखें, हफीज, उनका पता नहीं कितना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या 3 महीने का हुआ है। यासिर अरफात इंग्लैंड से आ गए, फिर उमर गुल हैं, फिर उसके अलावा सईद अजमल है, बेशुमार लोग हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि वहां पर भी एक बड़ी गैर यकीनी बेचैनी की सूरत हाल होगी, और कल किसी भी तरीके से मैच खेलकर जब वो वतन वापस लौटेंगे तो सही पिक्चर उनके सामने आएगी। इस बार भी आखिरी सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल, कि जो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया, बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से अलग किया गया, बड़ा ये एक डिवाइडेड ओपिनियन था, कंट्रोवर्सल भी रहा, अभी वनडे कप्तान का फैसला हुआ नहीं। तो सर, ये जो कप्तानी जो हो चुका, क्या आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, रिवर्सेबल है? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? चूँकि अब लोग इस पर ज़्यादा मुतमईन नहीं थे कि शायद बाबर, ठीक है वनडे कप्तान इतने अच्छे साबित नहीं हुए वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, लेकिन T20 और टेस्ट में परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। तो ये कप्तानी वाली रेस की वो 90s में तो नहीं जाने वाले हम लोग दोबारा? वही प्लेयर्स पावर्स और वही खींचा तानी कहीं ना शुरू हो जाए? ये ज़का अशरफ ने शुरू कर दिया ना। आप देखिए, कल रिजवान की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी क्या? बिल्कुल दबे लफ्जों से तनकीद कर रहे थे वो, खुल के तो बात ही नहीं कर रहे थे, घुमा फिरा के। तो इसका मतलब है टीम में मामलात तो जो है इंतशार तो शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि नया चेयरमैन कैसे हैंडल करता है,
क्या शाहीन आफरीदी को वर्ल्ड कप तक कप्तान रखते हैं या नहीं रखते, या फिर बाबर आजम दोबारा आते हैं? मेरे ख्याल में इतनी जल्दी तब्दीली लाएंगे नहीं, लेकिन अब देखते हैं शाहीन आफरीदी की भी कप्तानी में खुदा न खास्ता अगर हम 5-0 हार गए तो फिर उन पर बहुत ज्यादा और क्रिटिसिज्म होगा। तो मुझे मामला जो है ना गफ्फार बिल्कुल अभी सही समत में जाते नजर नहीं आ रहे। अभी वेंटिलेटर पर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वेंटिलेटर अब जब हटाया जाएगा तब पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद थे और इन्होंने बहुत तफसीली तज्जिया किया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते वापस आएंगे तो पाकिस्तान हॉकी की कुछ बात करेंगे। खेल हॉकी की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए जो ओलंपिक क्वालिफायर इस वक्त मस्कत में जारी है, पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलना है जर्मनी के खिलाफ। आज की मैच की जीत पाकिस्तान को बराह रास्त ओलंपिक पहुंचा सकती है, वरना पाकिस्तान के पास एक और चांस ये होगा कि तीसरी चौथी पोजीशन का मैच जीतना पड़ेगा। समीउल्लाह साहब से बात करेंगे इस मैच के हवाले से, लेकिन रिपोर्ट देखिए पहले अब तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, लेजेंड और फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। समी भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है चूंकि चले टॉप 4 में आ गए, अब टॉप 3 में आना है, लेकिन बहुत सख्त मुकाबला होगा स्पेशली जर्मनी के खिलाफ मैच में। जर्मनी की टीम जिसकी रैंकिंग हमसे बहुत बेहतर है 30 सालों में वो पहले 5 में है, तो काफी मुश्किलात आएंगी। पर हमारी टीम में, जैसे मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि इंटरनेशनल इतना एक्सपोजर नहीं मिला इनको एज इस टीम के को, जूनियर में कुछ खिलाड़ी खेले, कुछ कॉमनवेल्थ में खेले, तो वो एक ड्रॉबैक है। और फिर कैमरा शॉट लगा 3 हफ्ते का, तो उसमें वो खास तैयारी नहीं हुई, लेकिन हमारी और आपकी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ। ठीक है सर, जो अभी तक जैसे हमने पहले भी आपने बात की थी, जो स्टेमिना बड़ा ज़रूरी है, फिटनेस, आज के मैच में भी सर उसी चीज़ का इम्तिहान जो आपने पहले भी हाईलाइट किया हमारे शो में। जी बिल्कुल, उसके बगैर गुजारा ही नहीं। आप देखें ना, सुपर फिट टीम है। आप जर्मनी को देख लें, हॉलैंड देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, सारी की सारी उसका हमेशा 3 हफ्ते में कोई फिटनेस नहीं आती, कम से कम 6 हफ्ते का हो। पहले 2 हफ्ते आप सख्त ट्रेनिंग कराएं, फिर 1 हफ्ता आप रेस्ट दें, और फिर बाकी जो 3 हफ्ते हैं वो बिल्कुल कहते हैं नॉर्मल हार्ड ट्रेनिंग कराएं, तो फिर कोई टीम पहले 6 टीमों में आ सकती है। वही हमें उसी वजह से हमारी टीम इस वक्त 15 से 18वें नंबर पे घूम रही है पिछले 8 से 10 सालों। मलेशिया के मैच में एक बात अच्छी लगी कि हम हमेशा गोल डाउन होके फिर हम वापस आए और टीम लड़ती हुई दिखाई दी, तो एटलीस्ट हमें अभी हम पॉजिटिव रह रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है मैच बड़ा है, हम भी चाहते हैं क्वालिफाई करें, तो अच्छी चीज़ें लगी कि लड़के मेहनत करते हुए लड़ते हुए दिखाई दिए। जी बिल्कुल, जैसे कहा कि हमेशा पहले हम गोल डाउन हुए और उसके बाद हमने उसको रिकवरी की, तो बड़ी अच्छी खिलाड़ियों में पोटेंशियल तो है। मैं अभी भी नाउम्मीद नहीं हूँ, लेकिन इनको ज्यादा से ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि ग्रूमिंग की जरूरत है, फिटनेस की जरूरत है, और फिर हमें पेनल्टी कॉर्नर अपना गोलकीपर अच्छा करने की जरूरत है। अगर ये सब अच्छा करें तो कम से कम हम 4 साल में पहले 10 में आ सकते हैं। ठीक है सर, शहनाज शेख साहब आपके पुराने साथी भी हैं पाकिस्तान के, आपकी तरह वो भी बड़े कारनामे, इस वक्त हेड कोच हैं। क्या समझते हैं अब तक परफॉर्मेंस जो टीम की ओवरऑल है, और अगर आपने लास्ट टाइम भी मशवरा दिया था कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, हिकमत अमली अगर आप बताना चाहें कि क्या होनी चाहिए आज? देखिए, शहनाज को ये तो सोचना चाहिए कि वो हमारे साथ के खिलाड़ी, बड़ा अच्छा खिलाड़ी, उसको ये सोचना चाहिए कि जर्मनी की टीम पहले मिनट से लेके 60वें मिनट तक उसी पेस पे खेलती रहती है। रिप्लेसमेंट आए, जिसको हम रोलिंग सब्स्टिट्यूट कहते हैं, उसमें भी उनको फिक्र नहीं होती कि वो जो 3 खिलाड़ी आते हैं उसी पेस पे खेलते हैं। इनको कैसे काउंटर करना, इम्तिहान बहुत सख्त है, जिसको कहते हैं मिडिल डिफेंस का और डीप डिफेंस का। मेरे अपने ख्याल में पाकिस्तान की फाउल लाइन अगर आज ज्यादा मेहनत करे, आगे पीछे आए, अपने पीछे डिफेंस को सपोर्ट करे और आगे कुछ पेनिट्रेट करे, तो काफी जीत का तो मैं कहता हूँ कि एक मोर्चा होगा, कम से कम मार्जिन कम से कम। चले आखिर में सर, ये जो तब्दीली हुई अभी, और तारिक भुट्टी साहब जो है वो अब बन गए हैं हॉकी फेडरेशन के सदर, बड़ी 11th आवर चेंज जस्ट बिफोर द ओलंपिक क्वालिफायर, आपकी राय क्या है? चूँकि तब्दीलियाँ तो सर बहुत हो रही हैं 8-10 साल से, लेकिन नताइज जू के तू हैं। बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। हम तो हमेशा गवर्नमेंट को कहते हैं कि कोई ऐसा आदमी हो जो अच्छा हो, हॉकी का बैकग्राउंड हो, जिसने हॉकी खेली हो, और ऑलमोस्ट जो है वो पंजाब से या सिंध से हो तो ज्यादा बेहतर है, जो हॉकी को समझते हैं। तो ये लगाने चाहिए, लेकिन जो बन गए, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं, उनको बहुत कुछ करने की जरूरत। जितनी सियासत इस वक्त पाकिस्तान फेडरेशन में है, इतनी सियासत मेरे ख्याल में वैसे पॉलिटिक्स में नहीं। इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को शटल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो। आज मैं पढ़ रहा था कि क्रिकेट के जो जकात शहरों भी रिजाइन कर दिया। जी। तो ये सिचुएशन जब होगी स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स कभी अच्छी नहीं होगी। इसको हमेशा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अच्छे तरीके से हैंडल करना। समी भाई, बहुत ज़्यादा लोगों की राय भी है, कुछ लोगों की ख्वाहिश भी है कि आपने बड़ा अर्सा हो गया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ काम नहीं किया, क्या
आप चाहते नहीं हैं या ये ऑफर्स नहीं करते हैं, आप खुद क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? बिकॉज लोग याद करते हैं आपको, खासतौर पर जो आपकी डेडिकेशन है, नॉन कंट्रोवर्शियल है आप, लेकिन होता नहीं लेते आप। क्या मतलब इस ओहदे के लिए फिर वो क्या कुछ और करना पड़ता है जो शायद आप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तो यस मैन होना पड़ता है, जो कि वो चाहते ही उस आदमी को है जो यस मैन हो। दूसरा मैं ये कहता हूँ हमेशा अपने सीनियर के साथ या अपने बराबर वाले के साथ काम करना चाहिए, किसी जूनियर के साथ काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर जूनियर कोई काबिल एतमाद के हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल के हैं, तो उसके साथ काम करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये दोनों फेडरेशन है जो इस वक्त की है, जो पिछली भी है, जिन्होंने पेश किया, और दोनों में ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं कहता हूँ कि है सारे 55 से 60 साल के, लेकिन लड़कों की टीमें हैं जो आपस में लड़ रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छा आदमी है तो जरूर काम करेंगे, क्यों नहीं काम करेंगे। पाकिस्तान हॉकी हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, बिल्कुल सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम आकर परफॉर्मेंस दिखाए, क्योंकि जीत की बड़ी ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि आज की जीत बराह रास्त हमें ओलंपिक में पहुंचाएगी, लेकिन अगर आज मैच हारते हैं तो फिर हमें तीसरी चौथी पोजीशन का मैच जीतना पड़ेगा। तो लेट्स होप कि टीम आज ही इस जो मिशन है इसको कंप्लीट कर ले। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सिंध प्रीमियर लीग की बात करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुसलसल नाकामियों की मायूसी ज़रूर है, लेकिन अच्छी बात है कि क्रिकेट पाकिस्तान में ज़रूर हो रही है, और खासतौर पर सिंध प्रीमियर लीग जिसका पहला एडिशन 25 जनवरी से होने जा रहा है। और उम्मीद है कि कोई नया टैलेंट हमें मिल जाए, और फिर ये टैलेंट ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में जाए, बल्कि फिर हमें आते जाए पाकिस्तान टीम में भी आता हुआ दिखाई दे। और अच्छी बात यह है कि सिंध प्रीमियर लीग में पहली मरतबा सिंध के बच्चों को बड़ी जो है वो अहमियत दी जा रही है। हर टीम में कम से कम 4 से 5 सिंधी प्लेयर हैं, और हर टीम की 11 में मैच के अंदर 2 बच्चे जरूर सिंध से खेलेंगे। तो सिंध में आपको पता है कि रूरल सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में बहुत ज़्यादा क्रिकेट पे काम नहीं हुआ हुआ, तो ये लीग एक ब्रिज का काम करेगी, वो टैलेंट लेकर आएगी मेन स्ट्रीम के अंदर। और इस पर हम बात करेंगे सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं सिंध प्रीमियर लीग के CEO चौधरी शहजाद साहब। कुछ देर में प्रेसिडेंट आरिफ मलिक साहब भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले आपको सिंध के उन बच्चों के तासुरात बताते हैं, दिखाते हैं जो सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से बड़े पुरजोश हैं। बहुत अच्छी बात है कि सिंध के बच्चों को चांस मिला। चौधरी शहजाद साहब से बात करते हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, 25 जनवरी से मेला शुरू हो रहा है, और कुछ बताइएगा खास तौर पर जो सिंध के बच्चे हैं, मैं देख रहा था अभी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, और उनको पहले मौका नहीं मिला। अब ये ब्रॉडकास्ट हो रही होगी, दुनिया देख रही होगी, अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द सिंध टैलेंट, और साथ साथ पाकिस्तान के सुपरस्टार भी इन एक्शन होंगे। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदू किया। अब देखिए ये बड़ी ब्लेसिंग है उन बच्चों के लिए जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर। अगर सिंध की हम बात करें, और सिंध की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर देखिए जी लेजेंडरी यादाश्त, क्योंकि वाइस चेयरमैन है SPL के, इसके साथ सरफराज और बेशुमार प्लेयर्स हैं जो सिंध की धरती से खेल चुके हैं। जी हाँ। और पैरेलल इसके अगर आप ये देखें गफ्फार के, अभी शाहनवाज दानी ये बारिश के वो पहले कतरे साबित हुए हैं जो PCB ने हैंड किया, और इस तरह बेशुमार टैलेंट है जो सिंध के अंदर अवेलेबल है। और हर टीम के अंदर 5 बच्चे हैं सिंधी, 2 मैंडेटरी है कि वो हर टीम के साथ खेलेंगे। और अगर 6 टीमों की फ्रेंचाइज की हम बात करें तो 30 बच्चे SPL के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 30 बच्चों के अंदर माशाल्लाह उनके अंदर जो टैलेंट है, हम खुद बड़े सरप्राइज होते हैं। इससे पहले यही प्रैक्टिस हमारी रही है कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर, जिसके अंदर हमने कश्मीरी बच्चों को मौका दिया था। तो एनी हाउ इसके अंदर वो बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, और हमें बड़ी उम्मीद है कि ये बच्चे एक दिन PCB के साथ बड़े मैच के अंदर अपनी किस्मत आजमाएंगे और इंशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और शहजाद साहब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे PSL की फ्रेंचाइज जब एक्स्टेब्लिश हो जाती हैं तो फिर वो एक्टिविटीज़ करती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो हैदराबाद की टीम है, मीरपुर खास की, लाड़काना की, गो के पहला सीज़न है, अभी से काम कर रहे हैं बच्चे, आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होगी शहजाद साहब कि जब ये टीमें वापस अपने शहरों में जाएंगी, टैलेंट हंट करेंगी, और वो जो एक्टिविटी है, वो जो कनेक्शन बनेगा SPL और फ्रेंचाइजेज और वहाँ के प्लेयर्स का, आई थिंक ये बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। लेट्स होप कि इंशाल्लाह PSL SPL के बाद, सिंध प्रीमियर लीग के पहले एडिशन के बाद फिर ये चीज़ें भी इंशाल्लाह हों। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपको बड़े सरप्राइजिंग बताऊँ। जी। जब हमने ट्रायल लिए थे SPL जी, तो 10,000 मोर देन 10,000 नंबर्स थे जिन्होंने ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है जो कश्मीर और उसके बाद सिंध के बच्चों के अंदर हमने देखी कि वो क्रिकेट के दिलदार है, और टैलेंट देख के हम सरप्राइज हो जाते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। और बदकिस्मती से हमारे पास वो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होते जिस तरह हम उनको फ्रंट पे लेके आए। अब 30 बच्चे अगर इसमें से हमने हंट किए हैं, तो आप समझते हैं कि हर साल SPL के अंदर कितना टैलेंट आएगा पाकिस्तान के पास। ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करें, उनको ग्रूम करें, उनको पाकिस्तान की खिदमत का मौका दें।
ठीक है। आरिफ मलिक साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं सिंध प्रीमियर लीग के, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आरिफ भाई बताइए, जो शहजाद साहब से बात हो रही थी, 30 बच्चे सिंध के, हर टीम में 2 सिंधी बच्चे जरूर 11 में खेल होंगे। नाउ दिस इज द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि एकदम से लाइमलाइट, पूरी दुनिया में मैचेस जा रहे होंगे। अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द सिंध क्रिकेटर्स, जो यंग बच्चे हैं जिनको अभी तक किसी ने नहीं देखा हुआ। सही है जी। देख, हमारा जो सबसे जो अटमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो यही है कि हम जो रॉ और लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट करें, उसकी एकेडमीज डेवलप करें और उनको उस लेंस के थ्रू पूरी दुनिया में दिखाएं कि जो हमारे लोकल बच्चे हैं। लास्ट टाइम हम एक इवेंट में थे, वहाँ पे भी हम यही बात कर रहे थे कि एक प्रॉपर नर्सरी डेवलप करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के सिंध के ब्रांड बने, वो जो इमर्जिंग कैटेगरी है हमारी सिंधी की। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ बिग सक्सेस फॉर द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड फॉर पाकिस्तान के, चूंकि आज देखें मैच आपने देखा है, इस वक्त वी आर डाउन बाय 4-0। बिल्कुल। अब वाइट वॉश के भी चांसेस हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमें ग्रास रूट लेवल पे जाके सही दोबारा से हमें जरा वो करना चाहिए। तो सिंध प्रीमियर लीग इज देयर टू सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट ऑफ कोर्स थ्रू दिस रॉ टैलेंट। अरे भाई ये भी बता दीजिएगा, जो आपके सारे फ्रेंचाइजीज हैं, उनके कोचेज, उनके प्रेसिडेंट बड़े बड़े नाम है, वसीम अकरम भी हैं, तो मिसबाउल हक भी हैं, मुश्ताक अहमद भी हैं। जरा प्लीज इसको रिकन्फर्म कीजिएगा, लोग बड़े एक्साइटेड हैं किस टीम में कौन मौजूद है। बट दिस इज बिग कि आपके जो लेजेंड्स हैं वो बिल्कुल आपके ऐसे पूल ऑफ प्लेयर के साथ काम करेंगे जो बिल्कुल यंग टैलेंट है, जो इससे पहले देखा नहीं हुआ। तो आई थिंक बच्चों के लिए इससे बड़ा ड्रीम कम ट्रू नहीं हो सकता। देखिए, इट्स नॉट अबाउट कोचेज ओनली। हमारे पास देखें जो मेंटरशिप है, जो प्लेयर्स हैं, हमारे पास अब्दुल रज़ाक हैं, शाहिद अफरीदी हैं, उसके बाद मुश्ताक अहमद हैं, ऑफ कोर्स शुएब अख्तर ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मिसबाउल हक का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मोइन खान मौजूद है टीम के साथ, वसीम अकरम है, मोइन खान है। सो बहुत बड़े नाम उसमें। सो ये मेंटरशिप मिलेगी सारे बच्चों को और ऑब्वियसली जब वो क्रिकेट के हवाले से एक पूरी एक सिलसिला है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी सपोर्ट होगी इस प्रोसेस से। ठीक है सर। 25 जनवरी से 5 फरवरी फ्यूचर प्लान इसके बाद क्या आपने सोचे? मैं ये तो 10 दिन की बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट है, ब्रॉडकास्ट की तफसीलात आप लोगों ने बताई थी, वो बड़ी शानदार हैं। सो प्रोडक्ट आपके ज़हन में है क्या? ये आखिर में जाते बताइएगा कि आप इस सिंध प्रीमियर लीग को यहाँ लॉन्चिंग करने के बाद इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? देखें, ऑब्वियसली इसको ग्लोबल फ्रंट पे हम लेके जाना चाह रहे हैं और दूसरी बात यह है कि जैसे कि टेलीवाइज का तो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। जी कि याद रहे। जी आरिफ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से बात कर रहे हैं। डेट आप याद रखिए कि 25 जनवरी से 5 फरवरी तक ये नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैचेस शुरू होंगे, लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहे होंगे और जितने बड़े बड़े नाम आपको आरिफ मलिक साहब ने बता दिए। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सिंध प्रीमियर लीग के अंदर 30 बच्चे जो है वो सिंध से सिलेक्ट किए गए हैं और इस लीग का हम सबको इंतजार रहेगा। जैसे आरिफ मलिक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बड़ा मोरल डाउन है, हो चुका है, 5-0 की खदशा है, तो शायद इस तरह के टैलेंट से हमें कुछ एक होप मिल जाए। तो बहुत शुक्रिया चौधरी शहजाद साहब और आरिफ मलिक साहब। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इस हवाले से तफसीली बात करेंगे, ऑन ग्राउंड कवरेज भी इसकी हम ज़रूर आपको दिखाते रहेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही और इलेक्शन के बाद जी हमारा ये लास्ट आज प्रोग्राम है और इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह फिर PSL से पहले आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।